हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो एक नई श्रृंखला चलाई है जिसमें सीटेट दिसंबर 2024, केवीएस, DSSB, BPSC, TRI जो TRE 4.2 आएगा या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे SST का सेक्शन आता है उसकी हम NCERT का निचोड़ जो पढ़ाते हैं उसी के अंतर्गत आज हमारी सेकेंड क्लास है, जिसमें आज हम NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक इसके बाद हमारी जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, क्लास 6 to 8 के लिए जो साइंस का पेपर आता है उसकी भी क्लासेस इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी। साइंस की क्लास इसके बाद आ जाएगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान के पूरा स्थल है। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान अभी मानचित्र में हम देखेंगे वे क्या है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले थे सर्वप्रथम। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं, लेकिन जो चिन्हित किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट ही हो जाए क्योंकि NCERT में दिए गए हैं। देख लेते हैं। ये देखिए बुरज़होम कश्मीर में है। ये क्या है? बुरज़होम कश्मीर में है। लेकिन पूरा पाषाणकालीन स्थल किससे दिखाया जा रहा है? पहले भी देख लीजिए संकेत क्या है। तो ट्रायंगल रेड कलर से पूरा पाषाणकालीन स्थल दिखाया जाएगा, ठीक है। ब्लू स्क्वायर से क्या दिखाया जा रहा है? नवपाषाणकालीन स्थल। ग्रीन सर्कल से महापाषाणकालीन स्थल। और रोम्बस जो ये है पर्पल कलर का, इससे आरंभिक गाँव, स्टार से आधुनिक नगर। तो हमको पूरा पाषाणकालीन स्थल कितने मिले इसमें देखिए। कुरनूल की गुफा, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आग का खोज सर्वप्रथम यहीं से मिला था। आग का खोज सर्वप्रथम कहाँ से मिला था? यहीं से ही मिला था, ध्यान रखिएगा, यहीं से मिला था। हुशुंगी कर्नाटक, ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। आगे देखते हैं। तमिलनाडु का आदिचन्नलूर देखिए इसमें दिखाया गया है। ये क्या है? महापाषाणकालीन स्थल है। इनाम गाँव देखिए क्या है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पहली बात इनाम गाँव, इसको जान लीजिए। मुंबई नया शहर है, इनाम गाँव आरंभिक गाँव है। प्राचीन समय के जो सर्वप्रथम गांव बसने शुरू हुए थे। भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन स्थल। कोल्डी हवा प्रयागराज में है। कोल्डी हवा कहाँ है? प्रयागराज में। महागढ़ा भी प्रयागराज में है। ये दोनों क्या है? नवपाषाणकालीन स्थल है, प्रयागराज में है। कोल्डी हवा में धान का साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिला था। धान का साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिला था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम यहीं से मिले थे। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट करिए। चिरान बिहार में है, नवपाषाणकालीन स्थल है। हमेशा पूछा जाता है, BPSC में खास करके पूछा जाता है कि चिरान ये जो है ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। नौ है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो ये पूरा नौ पाषाणकालीन स्थल। दाऊजी हेडिंग ये नॉर्थ ईस्ट का है, देख लीजिए। और कोलकाता ये सब तो आधुनिक नगर में आ जाएंगे, ठीक है। तो मानचित्र में हमने देखा भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का। भीमबेटका मध्य प्रदेश का है। ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है जहाँ भीमबेटका की गुफाएँ जो मिली हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं इनमें क्या दिया गया था। भीमबेटका, अब भीमबेटका के बारे में ही पढ़ेंगे। आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका। चलिए इसी को देखते हैं। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। गुफाएं और कंदराएं मिली हैं कहाँ? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से भी बचाव मिलता था, धूप से भी, हवाओं से भी राहत मिलती थी। और ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास थी। अब इसमें प्रश्न बनता है कि क्या हम बता सकते हैं कि रहने के लिए लोग यह जगह ही क्यों चुनी थी? तो पहली चीज़, नर्मदा घाटी के पास थी तो इनको हर प्रकार के रिसोर्स मिल जाते थे। इनके जो रिसोर्स मतलब कि खाने की भी चीज़ें इनको मिल जाती थी, खाना पानी मिल जाता था। तो उस समय मनुष्य की जो मूल आवश्यकताएं थी क्या थी? खाना था, पानी था और रहने का स्थान था। तो गुफाएँ थी भीमबेटका में, तो रहने के लिए स्थान टिक हो गया। पानी, नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र था, पानी भी मिल जाता था। और क्योंकि घाटी के आसपास बहुत सारे जीव जंतु और जलीय जंतु भी रहते थे तो भोजन भी इनको ही मिल ही जाता था। तो इनके इसलिए इसमें पूछा गया है तो हम ये बता सकते हैं कि इसलिए इन्होंने यहाँ रहना चुना था, ठीक है। आगे देखते हैं। पूरा स्थल देख लेते हैं। पूरा स्थल कहते किसको है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो जहाँ पे कुछ औजार मिल गए हैं, जैसे कि हमारे प्रतापगढ़ में ही औजार मिल गया है कि प्रतापगढ़ में जो सराय नहर वाले क्षेत्र में है वहाँ हड्डियों के अवशेष मिले हैं। या फिर बहुत जगह या कुछ इमारतें मिल गई, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में इमारतें मिल गई हैं। बर्तन मिलते हैं, बर्तन जैसे कि एरेंटाइन की मुहरें अभी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। पोड़ू का पतन में, अरिकामेडू पतन में मिले हैं।
तो ये सब क्या है, अवशेष कहे जाते हैं। अवशेष क्या होता है कि पूरा स्थल वह स्थान होता है जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने कामों के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका निर्माण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और बाद में वे वहीं छोड़ देते हैं उसको, या वो वहीं छूट जाती हैं और उसके अवशेष हमें कभी कभी मिल जाते हैं। ये ज़मीन के ऊपर होती हैं, अंदर भी होती हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो बच ही जाते हैं। तो ये ज़मीन के अंदर होते हैं, ऊपर भी होते हैं और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी होते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम अगले अध्यायों में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये पुरास्थल के बारे में हम अगले अध्यायों में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये पत्थर के औजार देखिए। पत्थर के औजार विभिन्न प्रकार के विभिन्न चीज़ों को काटने फोड़ने के लिए इन औजारों का प्रयोग होता था उस समय। कुल्हाड़ी आदि के टाइप में यहाँ से ऐसे लकड़ी बांध के, यहाँ से इसको लकड़ी बांध के तो कुल्हाड़ी की तरह भी इसका यूज कर लिया जाता था। तो ये सब क्या है, ये सब अवशेष हो जाते हैं। और पूरा स्थल क्या हो जाएंगे, जहाँ पे ये अवशेष मिलेंगे। आग की खोज मैंने आपको बताया था, कुरनूल गुफा को ढूंढिए, प्रिस्थेरम मैंने आपको बताया था। राख के अवशेष यहाँ मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब क्या है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। एक बार फिर से देख लीजिए इमेज को, कुरनूल की गुफाएं, ये देखिए पूरा पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पे आग के अवशेष मिले थे। आगे देखते हैं। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आज जिस प्रकार आग का यूज होता है, अगर आप कहीं जाइए ट्रैकिंग आदि करने के लिए, क्या क्या आप उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे ना, अंधेरे में। अभी तो लाइट हो गई, पहले क्या होता थे, दिए जलते थे। तो दिए का काम क्या होता था, प्रकाश के लिए। खाना पकाने के लिए अभी गैस हो गई है, एलपीजी सिलेंडर्स अब आने लगे हैं। आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, चूल्हों पे ही खाना बनता था। तो ये खाना पकाने के लिए भी आग का इस्तेमाल होता था और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही था। तो जो अब ये सब बताया जा रहा है इसमें कि आग का यूज किस प्रकार होता था उस समय। नाम और तिथियाँ, यहाँ निधियाँ नहीं, नाम और तिथियाँ हो जाएंगी। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो जो आरंभिक काल था, जो इतिहास जानने का मतलब कि इतिहास जो लिखित प्रमाण मिला है और उसमें का जो सर्वप्रथम हो जाता है, लिखित प्रमाण नहीं, मतलब जिसके साक्ष्य मिले, सॉरी लिखित प्रमाण नहीं, साक्ष्य मिले हैं। तो पुरातत्वविदों ने इनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल को ये पूरा पाषाण, मतलब कि जो पत्थरों के काल था, पत्थरों के औजार इस समय बहुत ज़्यादा मिले थे, इसलिए इसको पूरा पाषाण काल कहा गया। यह 2 शब्द यानी बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों में से प्राप्त पत्थर के औजारों के बहुलता के कारण हुआ है और इसकी महत्व को बताता है। तो पूरा पाषाण काल शब्द क्या बताता है कि पत्थरों के औजार का महत्व क्या था। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में हम बांटते हैं, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो ये पाषाण काल है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी के दौरान घटित हुई हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीज़ोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पर्यावरणीय बदलाव होने लगे तो उस काल को हमने क्या नाम दिया है, मध्य पाषाण काल या मीज़ोलिथ कहा है। इसका समय क्या है, 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इसका समय माना जाता है मीज़ोलिथ का। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। अब प्रश्न बनता है कि इसी काल में क्यों औजार छोटे बनाए गए, क्योंकि पर्यावरणीय बदलाव हुआ तो जो बर्फ़ थी, बर्फ़ पिघलने लगी और घास के मैदान उगने लगे। घास के मैदान उगने लगे। जब घास के मैदान की बहुलता के कारण जो घास खाकर जीवित रहने वाले जो छोटे जीव थे उनकी बहुलता हो गई और जो मांसाहारी जीव थे वे अमूमन तौर पे मतलब कि पहले की तुलना में कम होने लगे। तो जब घास खाने वाले जो छोटे जीव थे इनकी बहुलता हुई तो इनको मारने के लिए औजार भी ऐसे बनाए गए जो कम भारी हों, और कम भारी होंगे, छोटे होने चाहिए और बहुत तेज़ी से जिन पे वार करा जा सके। तो इसलिए इस समय क्या हुआ कि औजार जो बनाए जाने लगे बहुत छोटे बनाए जाने लगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। हाँ, एक प्रश्न ये भी बनता है कि क्या इस समय जो पुराने पूरा पाषाण कालीन औजार मिलते थे, हाँ इस समय भी बनाए जाते थे, लेकिन माइक्रोलिथ का भी यूज इस समय होने लगा था। इससे पहले माइक्रोलिथ का यूज नहीं होता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया,
और आरा जैसे औजार मिलते थे। तो इसमें हड्डियाँ, लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया बनते थे, आरा जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा वही बात, पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा गया। तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा गया। अब मीज़ोलिथ के बारे में पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल, जिसमें बदलती जलवायु के बारे में बताया गया है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव देखने को मिले और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। तो वही मैं बात बता रहा हूँ। तो इनको मारने के लिए, इनका शिकार करने के लिए ऐसे औजारों की आवश्यकता पड़ती थी जो मतलब कि हल्के हो और जिनको बहुत तेज़ी से चलाया जा सके। तो इसलिए माइक्रोलिथ्स का यूज किया जाता था। खेती और पशुपालन की शुरुआत देखते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो इसमें साक्ष्य इसके भी मिलते हैं खेती के। स्थायी जीवन की ओर अब देखते हैं, जिसमें गर्तवास पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्तवास से प्रश्न बनता है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। यहाँ बुर्ज होम लिख लीजिए। ये बुर्ज होम जो वर्तमान कश्मीर में पड़ता है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो गर्तवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम नामक स्थान जो आधुनिक कश्मीर में पड़ता है। इसमें क्या होता था कि ठंड से बचने के लिए गड्ढे करके वहाँ रहा जाता था। ठीक है, इनसे उतरने के लिए इनमें और चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। अब पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर मतलब कि गर्तवास में भी आग जलाने की सुविधा मिली है, साक्ष्य मिला है, और गर्तवास के ऊपर भी साक्ष्य मिला है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? अगली लाइन में देखते हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता होगा, बहुत ठंडी हवाएं चल रही होंगी, तो गर्तवास में खाना पकाया जाता होगा। और मौसम जब ठीक होता होगा, मतलब कि जब गर्मी का मौसम पूरे उत्तर भारत में होता होगा, तो वहाँ भी गर्मी का प्रभाव पड़ता है, कम पड़ता है लेकिन पड़ता है, सुहाना मौसम होता है, तो आग बाहर भी जलाई जाती होगी। तो ये गर्तवास के बारे में बताया गया है, जो वर्तमान कश्मीर में पड़ता है, उस समय बुर्जहोम नामक स्थान में था। आगे देखते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। तो बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं जो पूरा पाषाणकालीन स्थलों के जो उपकरण हैं उनसे कुछ अलग हैं, उनकी बनावट अलग है, इनको इसलिए नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो इनमें थोड़ा सा आधुनिकता भी आ गई है, इसलिए इसको नवपाषाण युगीन हथियार भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें धार को और अधिक पैनापन करने के लिए पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये ओखली और मूसल भी नवपाषाणकालीन औजार में आते हैं, और इनका यूज अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा, और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। मतलब कि पूरा पाषाणकालीन जो औजार थे वो भी बनते रहे, और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए इसमें कुछ फिगर बनाए गए हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। अब मेहरगढ़ के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य यहीं से मिले थे। मानचित्र 2 मैंने आपको दिखाया है, मेहरगढ़ को ढूंढिए। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है, बोलन दर्रे के आसपास है, एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो पशुपालन और कृषि की शुरुआत आमतौर पर मेहरगढ़ से ही मानी जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूकर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी हैं। तो विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ मिली हैं, जिसमें हिरण और सूकर हैं। सूकर मतलब शुअर जैसे जंगली जानवर, और भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। तो प्रत्येक घर में 4 तो कम से कम है, उससे ज़्यादा भी कमरे हैं, जिनमें से कुछ तो भंडारण, अनाज भंडारण के काम में आते थे। और घर हमेशा मेहरगढ़ के चौकोर होते थे या तो आयताकार होते थे, मतलब कि गोलाकार नहीं होते थे, ऐसे होते थे या तो फिर ऐसे होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। तो मेहरगढ़ की ही बात हो रही है। लोगों की आस्था यह है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था। तो वहाँ के लोगों की आस्था क्या थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए जो मृत्यु के अवशेष होते थे उनके साथ भी विभिन्न खाने की चीज़ें, आभूषण आदि को भी दफनाया जाता था। और इसका साक्ष्य भी मिला है, बकरी उकरी का भी हड्डियाँ मिली हैं शव के साथ। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी भी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। तो वही बात है, यहाँ के लोग क्या मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी वाली चीज़ें वहाँ की थी उस समय की, उसको मृत्यु के बाद भी दफना दिया जाता था कि इसका प्रयोग मृत्यु के बाद भी ये करेंगे। जैसे कि एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि परलोक में मृतक के खाने के लिए इसको रखा गया होगा। जैसे कि ये फिगर मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, ये कब्र है, उसके साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। आगे देखते हैं। एक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल। एटलस में तुर्की नवपाषाणी युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। तो एक नवपाषाणकालीन स्थल है तुर्की में, चाताल युग। ध्यान रखिएगा, चाताल युग पूछा जाएगा क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है, कहाँ का, तुर्की का। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। दूर दराज से यहाँ मतलब कि व्यापार होता था यहाँ पे। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहियों वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो ये चाताल युग तुर्की में है, ये नवपाषाणकालीन स्थल है, इसमें व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर की कौड़ियाँ लाई जाती थी और भूमध्य सागर की सीपियाँ। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उस समय पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था। पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लोग सामान्य तौर पे खुद लाद के सामान को लाते थे या फिर जानवरों की पीठ पे लाद कर लाया करते थे। व्यापार ऐसे ही होता था। तो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले, जिसमें क्या हुआ था कि पर्यावरणीय बदलाव शुरू हो गए थे और माइक्रोलिथ्स का यूज इसी में हुआ था। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले चालू हो गया था, वही मध्य पाषाण युग। नवपाषाण युग, बसने की प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि मतलब कि एक फिक्स स्थान पर रहने लगना। नवपाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले मानी जाती है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले माना जाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।